अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत ने जेट्स और मिसाइलों के बाद अब सिफारती जंग लड़ने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी और भारत से अपोजिशन रहनुमा शशि थरूर अपने अपने मुल्क की कमांड संभालने जा रहे हैं। जी हाँ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पास अगरचे कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, लेकिन वो काबिलियत है शायद कि उन्हें ये मुश्किल तरीन टास्क सौंपा गया है कि वो अपना एक वफ़द तैयार करें और अमेरिका, बरतानिया और यूरोप समेत पूरी दुनिया को कायल करें जाएँ कि भारत का पाकिस्तान पर स्टेट लेवल पर दहशत गर्दी कराने का इल्ज़ाम महज सिर्फ एक साजिश है, एक प्रोपेगेंडा है। ये जिम्मेदारी सौंपी गई है बिलावल भुट्टो जरदारी को। दूसरी तरफ भारत ने भी बिलावल भुट्टो को काउंटर करने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं को सिफारती मैदान में उतारा है। सियासी और हथियारों की जंग हारे हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी दुनिया के सामने भारत को विक्टिम साबित करने के लिए सिफारती टीमें बनाई जा रही हैं वहाँ पर कि ये अपना एजेंडा बनाकर पूरी दुनिया को जाएं बताएं, ऑपरेशन सिंदूर की तफसील डिटेल्स शेयर करें। अगरचे भारतीय अपोजिशन के रहनुमा इस सिफारतकारी का हिस्सा है, लेकिन वो मोदी सरकार से मुतमईन नहीं है और सवाल उठा रहे हैं। नाज़रीन, बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। अगर आप पहलगाम में दहशतगर्दी पर झूठ बोलेंगे और उसी झूठ की बुनियाद पर जंग शुरू करेंगे तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब आप किसी मुल्क की सॉवरेनिटी और डिग्निटी को चैलेंज करके उस मुल्क में घुसकर दहशतगर्दी करेंगे तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब आप पहलगाम हमले को बग़ैर इन्वेस्टिगेशन और सबूतों के पाकिस्तान से जोड़ेंगे और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश से भागेंगे तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब आप ही का मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, अब आपके झूठ को नहीं मान रहा और सवालात उठा रहा है तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब आप सच दिखाने और बोलने पर भारतीय यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करें, उनमें गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटें तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब दुनिया भर में ये बात तय है कि आपके नामालूम अफराद कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कत्ल कर देते हैं, खुफिया एजेंसीज के ग्रुप 5Es में ये साबित हो जाता है, तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब आप अमेरिका से मदद मांगने के बाद सियासी नुकसान को पूरा करने के लिए उनकी सालिसी को भी ऑन नहीं करेंगे तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब आप आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीरियों के इंसानी हुकूक पामाल करते हुए कश्मीर इशू पर ट्रंप की सालिसी को ठुकराएंगे तो फिर दुनिया आपकी आखिर क्यों सुनेगी? जब आपके अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो, चीन हो, बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान, सब आपसे तंग हो तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? सारी दुनिया गज़ा के शहीदों को देख रही है, ऐसे में आप इसराइल के और इसराइल आपका हामी हो तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब आपका वज़ीर-ए-आज़म मोदी मजहबी शिद्दत पसंद हो और हिंदू मज़हब को दूसरे मज़ाहिब पर सुपेरियर मानकर फ़ैसले करे तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुने? जब आपकी खुफिया एजेंसी रॉ दूसरे ममालिक में अपनी प्रॉक्सिस चलाए और दहशत गर्दों को फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुने? जब आप अफ़गानिस्तान से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाएंगे तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? उड़ी हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या पहलगाम, बग़ैर तहकीकात और सबूतों के हर वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ना आपका वतीरा बन जाए तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? इसी पर मैं नाज़रीन बात करूँगी। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फ़वाद चौधरी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि जो सिफारती जो एक महाज शुरू करने जा रहे हैं दोनों ममालिक, एक तरफ बिलावल भुट्टो है और दूसरी तरफ शशि थरूर, दुनिया किसकी सुनेगी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़वाद, आपने वक्त दिया। फवाद, जो इस सारी सिचुएशन के बाद, इस सारी एक्सरसाइज के बाद, पाकिस्तान की फतह के बाद जो पाकिस्तान ने एक सिफारती अपना एक वफ़द भेजने का फ़ैसला किया है और उधर से भारत भी भेज रहा है, किसका पलड़ा भारी है? असल में मैं तो समझता था कि मैंने तो ये तजवीज़ पहले भी की थी कि जब पहलगाम के बाद जब हिंदुस्तान हम पर इल्ज़ाम लगा रहा था, हमें उसी वक्त ही अपने वफूद जो हैं वो भेजने चाहिए थे। और जो नरेंद्र मोदी की जो बुनियाद है फ़लसफ़े की, यानी जो हिंदू महासभा की सियासत है, जो एक हिंदू एक्सट्रीमिज़म की पॉलिटिक्स है, उसको बेनकाब करने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम अपने वफूद, ख़ुसूसन जो इस्लामी ममालिक हैं, उनको हम भेजते। और मैं उस वक्त भी समझता था कि बिलावल भुट्टो साहब को हमें जो है उसका बना के भेजना चाहिए। जाहिर है कि इस हुकूमत में इतनी वुसअत दिल तो है नहीं कि ये इमरान खान को या PTI को, अपनी अपोजिशन को इसमें शामिल करें, लेकिन चलें, अपनी जो उन्होंने हुकूमती पार्टी है उसको ये कम अज़ कम शामिल कर लिया
तो ठीक है, वो भी बिलावल बड़ी काबिल आदमी है। फिर इस्लामी ममालिक में बेनज़ीर भुट्टो की वजह से उनका एक रख रखाव, उनका एक वाकफियत भी है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अच्छा फैसला है। शशि थरूर जो है वो तो असल में हिंदुस्तान में, तो अगर आप देखेंगी ना, तो कांग्रेस ने जो शशि थरूर है उनको थोड़ा खींचा है कि आप तो बिल्कुल ही स्पोक्स पर्सन बन गए हैं नरेंद्र मोदी के। तो वो एक्चुअली उनको अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने ये जो मामला है ये किया है, जो शशि थरूर को अहमियत दी है नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि इस सारी लड़ाई में शशि थरूर जो है वो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के तर्जमान लगे हैं। और नरेंद्र मोदी के मैंने तो लिखा है कि वो तो बिल्कुल छोटू बन गए नरेंद्र मोदी के, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की। तो अब मेरे ख्याल में इसमें जरूर बिलावल भुट्टो की बड़ा अच्छा है कि उनको आपने भेज रहे हैं, कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद जो जीसीसी है, ये 3 जगहों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदू महासभा है उसको एक्सपोज किया जाए। और जाहिर है कि फिर इसी तरह से यूके में और जो हमारे लोकल वहाँ पे लोग हैं इन्फ्लुएंशियल, उनको भी हमें शामिल करना चाहिए। अमेरिका में जो हमारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने, जो पीटीआई के हैं बेसिकली, उनको जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में तो सारे इकट्ठे ही। बिल्कुल। अच्छा, ये सजेशंस भी आ रही हैं फवाद कि अपने सिफारती एक वफ्द भेजने की बजाय आपको चाहिए कि इस्लामाबाद को आप जो है ना वो टारगेट करें। इस्लामाबाद वो जगह हो जहां आप मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा को बुलाएं, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस बुलाएं, यहाँ बुलाकर अपना एक जेस्चर दें कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं, यहाँ पर सबूत दें, बजाय जगह जगह जाएँ। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अरेंज की जाए। वो सुलन तो देखें, जो अगर आप मुझे पूछे ना कि जो थोड़ी जो एक खला नजर आता है वो क्या है, तो एक तो शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेसिडेंट शी के साथ अब तक बातचीत नहीं हुई और मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत नहीं हुई। ये दो, मैं बड़ा हैरान हूं कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी बात क्यों नहीं इन दोनों से हो सकी, क्योंकि इन्होंने तो बहुत जो है वो सपोर्ट भी किया है पाकिस्तान को। ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो वज़राए ख़ारजा की हंगामी कॉन्फ्रेंस ओआईसी की, वो तो सऊदी अरब को कॉल करनी चाहिए और रियाद में कॉल करनी चाहिए। और पाकिस्तान को मैं इसहाक डार साहब ने, आई डोंट नो कि इसके ऊपर क्या हुआ है, सच्ची बात है मेरी कोई इत्तलात नहीं है, फॉरेन ऑफिस बेहतर बता सकता है कि ओआईसी की जो हंगामी मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की, वो हमने क्यों कॉल करने की दरख्वास्त नहीं की है सऊदी अरेबिया को। और वो अगर वो हो तो ये जो वफूद जा रहे हैं, मेरी नज़र में इनका फोकस जो है वो वहाँ का मीडिया होना चाहिए, वो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस होने चाहिए, ताकि जो लोग इबलाग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना, जो लोग राय आमा बनाते हैं, उनके साथ अब इसमें आई होप कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए और पता होना चाहिए कि जहां वो जा रहे हैं वहां पे कौन लोग हैं जो कि मैटर करते हैं मीडिया में, कौन लोग हैं जिनकी बात सोशल मीडिया पे सुनी जाती है, ताकि जब ये लोग जाएं तो उन लोगों से भी मिलें और अपना मुकदमा उन लोगों के सामने रखें। पार्लियामेंटेरियंस जो वहां पे एक्टिव हैं उनसे मिलें, उनके सामने। एंड आई जस्ट होप कि ये सिर्फ एक और आकर पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दें कि दूसरे ममालिक का क्या रद्द अमल है, ब्रीफिंग दें। एंड आई जस्ट होप कि ये सिर्फ एक सैरो तफरी का जरिया नहीं बन जाएगा और ऐसे सीरियस लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, पार्लियामेंटेरियंस को। मसलन मेरे ख्याल में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे जो लोग हैं, हमारे जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब हैं, हमारे मंसूर साहब हैं, और बहुत लोग हैं, नाम लेने तो खैर कम हो जाएंगे, इन लोगों को भी में शामिल करना चाहिए। और ये लोग जाके वहां पे जो है वो जब बात करेंगे, इल्म अकल वाले लोग जो है उनको भेजें। छुट्टियां मनाने के लिए भेजना है तो वो तो आपके पास और बड़ी ऑप्शंस होती हैं, उधर भेज दें। सही। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप के मूड को जाहिर है आप जज नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी नहीं है उस पर्सनालिटी में, आज कुछ है कल सोच कुछ और है। तो ये जो सीज फायर है, कुछ लोग इसे वक्ती कह रहे हैं, कुछ लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं कि हाँ कतर में दौरा आ रहा था, हाँ सऊदी अरब में दौरा आ रहा था, तो वो नहीं चाहते थे कि इस खत्ते की सूरत हाल इतनी बिगड़ जाए कि उनका दौरा, जाहिर है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके जो थे वो एग्रीमेंट साइन होने थे। तो आप इसको इस नज़र से देखते हैं कि ये सीज फायर वक्ती अपने मफाद को सामने रख के करवाया गया? अगर आप सीरियस होते तो एस्केलेट भारत को करने ही ना देते। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। उनकी पॉलिसी यह है कि वो जंग के खिलाफ है, चाहे वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, यूक्रेन
वॉर के ऊपर उनके व्यूज जो हैं वो बड़े नोन हैं। उन्होंने जाके यमन में हुथीज के साथ कोशिश की है, अब वो ईरान के साथ कोशिश कर रहे हैं। इतने कम अरसे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आई थिंक वी मस्ट एक्नॉलेज कि उन्होंने बड़ा ज्यादा जो काम है, जो नजरिया जिस पे आए थे उसको ही लेके वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने ये काम जो है वो किए। लेकिन इसराइल ने जो गाजा में किया उसकी तो कभी मुखालिफत नहीं की गई। नहीं, उन्होंने इसराइल में देखे ना, पहली बार ये हुआ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पहले मशरक़ वस्ता के दौरे पर जा रहा है और वो इसराइल नहीं गया वहां पे, और बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने पब्लिकली स्नैप किया। लेकिन आप ये भी गौर समझें अपने ज़हन में, अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इसराइल को वहां पे कोई वो हमास का या इनका तरफदारी बन, तो उनकी एक पॉलिटिकल कंपल्शंस को भी हमने दूसरे की भी सामने रख के करनी होती है। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप इज डूइंग व्हाटएवर ही कैन डू उस स्पेस के अंदर, और यहाँ पे भी उन्होंने बड़ा एक रिमार्केबल किरदार अदा किया है। आप देखिए ये जो बातें हो रही है ना कि जंग दोबारा हो जाएगी या नरेंद्र मोदी तैयारी, ये नरेंद्र मोदी आप देखेंगे कि विद इन वीक्स आपको नजर आएगा कि वो पॉलिटिकली बहुत कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि हर कामयाबी जो होती है उसके अपने डिविडेंड्स होते हैं और हर नाकामी के अपने रिपरकशंस होते हैं। अब नरेंद्र मोदी के जो आगे बिहार का इलेक्शन आ रहा है, इसके नताइज के बाद आप देखेंगी कि वो बीजेपी के अंदर भी तनहा होते जाएंगे, और उसके साथ साथ जो अलाइज है, उन्होंने इस वक्त नीतीश कुमार उनके अलाय हैं, चंद्रबाबू नायडू उनके अलाय हैं, ये सारे अलाइज बड़े लंबा अरसा उनके साथ ही चलेंगे। वर्ड्स हर उरूज को एक जवाल होता है, कब तक? कभी तो आप नीचे गिरते हैं। बिल्कुल। और गलत फैसला जब आप करते हैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में बातें कहीं जब आप गलत फैसला करते हैं तो फिर उसकी कीमत होती है, और नरेंद्र मोदी को ये कीमत अब अदा करनी पड़ती। बिल्कुल। कश्मीर के मामले पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी पॉजिटिव सोच का इजहार किया है। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने टेन्योर में अगर कोशिश करें या इधर से भी कोशिशें जारी रहें तो ये मसला हल हो सकता है? नरेंद्र मोदी के होते हुए ये मसला हल होने की तो बहुत तवक्को जो है वो नहीं है मुझे। पोस्ट मोदी आई थिंक जो परवेज मुशर्रफ साहब में और मनमोहन सिंह साहब में जो एक 4 नुकाती गुफ्तगू हुई थी कश्मीर को लेके, आई थिंक वो बड़ी अच्छी बेसिस फराहम करती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को यहाँ से आगे बढ़ने की, और दोनों मुल्कों को एक जो इशू है उसके ऊपर, उसका इतने बड़े, ये देखिए ना 1.5 अरब की आबादी है, उसको आप एक मसले का हॉस्टेज बना के हम 80 साल से चल रहे हैं, तो उस मसले के हल के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और मेरी अपनी जाती राय में जो परवेज मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह में जो 4 पॉइंट्स तय हुए थे, वो बड़ी अच्छी बुनियाद फराहम करता है कश्मीर के मसले के मुस्तकिल हल की तरफ। एंड आई होप कि पोस्ट नरेंद्र मोदी जो भी हुकूमत आएगी वहां पे वो इस मामले के ऊपर आगे उस बुनियाद पे आगे बढ़ सकते। नहीं, ये भी एक हकीकत है कि वहाँ जो अखंड भारत का एक नज़रिया सोच है वो कांग्रेस में भी मौजूद है, कांग्रेस में भी उस नज़रियात के हामिल लोग हैं और बीजेपी में तो है ही हैं। तो एक जो उनका अखंड भारत का नज़रिया है वो सिर्फ मोदी से जुड़ा नहीं है, वो कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। नहीं, कांग्रेस से इतना नहीं जुड़ा हुआ। जवाहरलाल नेहरू और पटेल ही की वजह से तो पार्टीशन मुमकिन हो सकी। अगर वो उस वक्त 46 में जो है वो अपनी क्रिप्स मिशन के ऊपर, कैबिनेट मिशन के ऊपर एग्री कर जाते, जिसपे जिन्ना साहब एग्री कर गए थे, तो डिवीजन तो होती ही ना। सो ये कांग्रेस का तो खैर मामला जरा और है, तारीखी तौर पे भी और है, और अब भी जो है वो और है। अब मेरे नजर में पाकिस्तान अब एक रियलिटी है, अब भारत तो है ही है। हमें जो है बड़ी अच्छी बात की थी फवाद कि पाकिस्तान ने ये जो इमेज था ख़त्म कर दिया कि पाकिस्तान जो है कि भारत साउथ एशिया का इजराइल है, कि पाकिस्तान ने तासुर ख़त्म कर दिए। ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात की और रियलिटी पर बेस्ड है ये बात। ये तो उन्होंने अपने आप को मिसजज किया ना। हाँ। नरेंद्र मोदी अपने आप को समझ बैठे कि मैं तो यहाँ का नेतन्याहू हूँ, मुझे कौन पूछेगा। तो काफी उनको उस पे पाकिस्तान को असल में आगे अब चाहिए। ये जो हुआ है, जो कामयाबी हमें मिली है, जैसे भी मिली है, उसके ऊपर अब हमें कंसोलिडेट करना चाहिए। हमें पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो है पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल हमारा एक टर्मोइल है। मैं यही बात करने लगी हूँ कि जो डोमेस्टिक का पॉलिटिक्स है, इसमें भी जो पीटीआई की एक सोच और ये एक मुतालबा सामने आ रहा है कि इधर भी सीज फायर की ज़रूरत है, अब उन्हें पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए। कि आपके पास कोई ऐसी खबरें हैं कि वाकई कुछ अहम शख्सियात की मुलाकातें हुई हैं इमरान खान से और रिलीफ की बातें हो रही हैं? देखो ना शाजिया, खबरें तो सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर काफ़ी चल रही हैं। नजम सेठी साहब ने कह दिया, जुबैर ने कह दिया, लेकिन इशू ये कि अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी साहब की हॉस्पिटल जाना, और अगर वो वहीं रहते
हैं तो वो यकीनन एक पहला कदम होगा जिससे थोड़ी रिलीफ नजर आएगी। अदरवाइज अभी तक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें कोई एविडेंस नजर नहीं आती कि इमरान खान की सख्तियों में कोई कमी की गई हो, कहीं पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कोई रिलीफ दिया गया हो, और एन पीक में जंग के कोई हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि हमें इमरान खान के साथ या पाकिस्तान के अंदर कोई यूनिटी वगैरह चाहिए, कोई टर्मोइल हम कम करें। तो अब अगर उसके बाद मेरी नज़र में तो जाहिर है कि हमें देखो सेपरेटिस्ट जो हैं वो इस वक्त हमें उनको BLA को, सेपरेटिस्ट को, उनके हमदर्दों को, TTP को, पाकिस्तान पंजाब में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको, ये तो मौका बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के पास कि हम अपनी जो विक्ट्री का जो हमारा शुरू हुआ है सफर उसको हम कामयाब करें। ये विक्ट्री नून लीग बड़ा क्रेडिट ले रही है फवाद। सच्ची बात यह है कि नून लीग को तो बड़ा नुकसान हुआ है। नवाज शरीफ साहब की खामोशी ने सियासी तौर के ऊपर नून लीग को तो बिल्कुल पहले ही बहुत तबाह थी, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जो खामोशी रही इस सारे मामले में, इसका फायदा जो हुआ है वो तो जाहिर है कि आर्म फोर्सेस को हुआ है, पॉलिटिकल फोर्सेस को तो इसका जो है जो सारा ये इवेंट है उसका स्पेशली नून लीग में तो अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन वो सारा क्रेडिट उन्होंने अपने वालिद को दिया जो जहाज बनाए। देखो ना वो तो ऐसे है, जो क्रेडिट वो नहीं होता, क्रेडिट होता है जो लोग दें। हाँ। मैं क्रेडिट एक चीज का देता हूँ वो और चीज है, लोग मुझे क्रेडिट देंगे वो और चीज है। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब की खामोशी है और अब तक है, और मरियम नवाज ने इन द पीक ऑफ वॉर भी आपने देखे कि उन्होंने इंडिया को कंडेम नहीं किया, अवॉइड किया। सो उसका जो इस वक्त सिचुएशन है नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की, उन्होंने तो अपने आप को बिल्कुल ही एक्सपोज कर दिया ना। जो उनके ऊपर इल्जाम था कि मोदी के दोस्त हैं और ये कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, दे प्रूव दैट राइट, जो उनके ऊपर एलिगेशन था। तो वो तो पॉलिटिकली उनको तो बहुत नुकसान हुआ है। बट अब देखना यही है कि ये जो आगे इमरान खान के साथ क्या हमें एविडेंस मिलेगी कि क्या ये जो सिलसिला हुआ है आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा तो फिर तो ज़ाहिर है वहीं खड़े, मजीद नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, साबिक वफाकी वज़ीर। बहुत शुक्रिया फवाद, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। भारत पाकिस्तान के मुकाबले में 7 गुना बड़ा है, लेकिन 4 दिन की जंग ने साबित किया कि फ़ौजी महारत और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से खासा पीछे है। इस जंग ने जहां पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, वहीं ये 4 दिन की लड़ाई हमें बहुत कुछ सिखा भी गई। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें ये सिखाया कि दुश्मन की चालों को समझने के लिए जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और साइंसी तहकीक में ख़ुद कफ़ील होना कितना ज़रूरी है, और यही सबक हमारी बका की ज़मानत है। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें सिखाया कि दुश्मन से लड़ने के लिए सिर्फ हथियार काफ़ी नहीं, बल्कि हमें साइबर वॉर और मौशी मैदान में भी भारत को पीछे छोड़ना होगा। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें ये सिखाया कि आप चाहे दुनिया में IT के गुरु माने जाते हो, अगर प्रोफेशनलिज्म और आपका विजन ही नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें यह भी सिखाया कि इदारों में जदीद तरबियत होना कितना ज़रूरी है। आपके पास रफ़ाल हो मगर उड़ाने वाले दिमागी ना हो तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें यह सिखाया कि अफराद की बजाय निज़ाम और इदारे ताकतवर और मजबूत होने चाहिए, तो तभी आपका मुल्क दुश्मन के हमलों से बच पाएगा। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें यह सिखाया कि जैसे अफवाज पाकिस्तान कई उतार चढ़ाव के बावजूद अपना डिसिप्लिन भूली, ना ही नई महारतें सीखने से पीछे हटी, ऐसा ही विजन बाकी इदारों के लिए भी कितना ज़रूरी है। हमें इस वक्त में ये भी हमने सीखा कि जब जंग आप पर मुसल्लत कर दी जाए तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन को साइड पर रख कर कैसे दुश्मन का मुकाबला करना है। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें ये सिखाया कि नफ़रत और ख़ुदगर्ज़ी पर मुश्तमिल बयानियों से कौमें बनती हैं, ना ही जंगें लड़ी जा सकती हैं। तो पाकिस्तान का जो रोल था सियासी लिहाज से, सिफारती लिहाज से, ख़ारजी महाज पर, मीडिया के लिहाज से, ये कितना अहम रहा इस 4 दिन की जंग में, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब,
प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, उनका जो किरदार उन्होंने अदा किया, सीज फायर करवाया, वो इसका क्रेडिट जगह जगह खड़े होकर ले रहे हैं। सऊदी अरब में भी क्रेडिट लिया, उन्हें कतर में बैठ के भी उन्होंने अपने आप को क्रेडिट दिया, अपनी टीम को क्रेडिट दिया, उन्होंने अमेरिका में भी अपने आप को क्रेडिट दिया। लेकिन आप समझते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते तो ये किरदार पहले भी अदा कर सकते थे जब भारत जंग की धमकियां दे रहा था। क्या ये सिचुएशन आप समझते हैं अमेरिका के रोल पर एस्केलेट ही ना होती, भारत एस्केलेट ही ना करता अगर अमेरिका इतना मजबूत है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, असल चीज़ ये है कि हम डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ने क्या किरदार अदा किया, आपको इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि जंग की जो पैदा हुई और पहलगाम के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई, उसमें अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया। हाँ। यानी भारत के साथ वो नहीं खड़ा हुआ, तो ये आपके लिए एक इत्मीनान बख्श बात है। और उसने उस तरीके से, जिस तरह माजी में हमें नज़र आया था कि जो कोई वाक़या होता था तो उसमें जो है दुनिया भर जो है वो भारत के साथ खड़ी हो जाती थी और पाकिस्तान को कंडेम करती थी, वो सूरत हाल हमें इस मौजूदा 22 अप्रैल के बाद की सूरत हाल में नज़र नहीं आता। तो ये खुद ही बड़ी इत्मीनान बख्श बात है। इस तब्दीली की वजह अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, इस तब्दीली की क्या वजह है? भारत की फौज बड़ी है, भारत के पास कैपेसिटी बहुत है, भारत दुनिया की 5वीं मुआशी ताकत कुव्वत बनने जा रहा है। भारत के और दूसरे ममालिक के इनके साथ ज़ाहिर है एक मुआशी ताल्लुकात हैं, मफाद परस्ती के ताल्लुकात हैं। तो आपको इस तब्दीली की वजह क्या लगती है अमेरिका के इस रवैये की? देखिए, बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। आज वो आपके लिए एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं जो आप जिससे आप खुश भी हो रहे हैं, जिसका आप खैर मकदम भी कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को याद रखिए कि कल वो कोई भी और बयान दे सकते हैं जो शायद आपके लिए परेशान कुन भी हो सकता है। तो हमें खुद मोहतात रहना चाहिए। हमने एक मजबूत कौम के तौर पे हमने जो लड़ाई लड़ी उसे हमें संभाल के रखना चाहिए। हमें देखिए, वो कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से अगर आप जीत गए तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ। और अगर आप हार गए तो आपको सबक सीखना चाहिए। हाँ। कोई भी चीज़ अगर अपनी हद से ज़्यादा हो तो वो किसी ना किसी वक्त में नुकसानदेह भी हो सकती है। तो हमें इस पूरी सिचुएशन में हमने सिफारती महाज पे, सियासी महाज पे, सहाफ़ती महाज पे, हत्ता के दिफाई और सबसे बढ़ के दिफाई महाज पे हमने जो कामयाबी हासिल की उसे हमें संभाल के रखना चाहिए। उसे हमें अपने आप को और अपने जो दुश्मन है उसको सामने रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए दुनिया भर की भी और पाकिस्तान की भी कि जंग टलती रहे तो बेहतर है। इसलिए कि जंग की जो तबाही होती है उससे हमें 4 दिन में शायद उसका वो अंदाज़ा नहीं हो जो दुनिया में जंगें हुई हैं उसके जो नुकसानात हैं। तो कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि जंग ना हो, लेकिन आपको तैयार भी रहना चाहिए। और सिर्फ दिफाई महाज पे तैयारी काफ़ी नहीं है, आपको माशी तौर पे मजबूत होने की ज़रूरत है। आपके अपने जो मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं, हाँ। जो बहुत ही पेचीदा हैं, लोगों की बेरोजगारी हो रहे या उनकी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए लोग, आज भी आप अखबार देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। हमारे यहाँ मेरिट का कल्चर ख़त्म है, हमारे यहाँ बेइंतहा करप्शन है। वो सारी चीज़ें हैं जो मल्टीप्लाई होती जाती हैं। तो जहाँ आपने एक मजबूत दिफा के तौर पे आप उभर कर सामने आए, आपने अपना दिफा किया। अब जो ये पीरियड है, इस पीरियड में जो सिफारती महाज पे किसी भी तरीके से दुनिया भारत को तैयार करे कि कश्मीर के मसले को मिल बैठकर हल किया जाए। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप आप समझते हैं कि इसमें भी रोल प्ले कर सकते हैं? ऑल्दो उन्होंने बात की, उन्होंने तिजारत की भी बात की, ये कितना अच्छा मौका है मुआशी तौर पर भी आगे बढ़ने का अमेरिका के साथ। हम तो ज़ीरो टैरिफ की बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी उनके साथ तिजारत हो। ये कितना अच्छा मौका है। और कश्मीर का मसला प्रेसिडेंट ट्रंप के इस टेन्योर में आप समझते हैं अगर पुशअप किया जाए इस मसले को अमेरिका के साथ तो ये हल हो सकता है? देखिए, उसमें मुश्किल, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त है वो खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिटिक्स है।
जो आपको ये नजर आता है वो ये कि उनकी पॉलिटिक्स, अगर फर्ज करें मसला कश्मीर हल हो जाता है और पाकिस्तान और भारत में जाहिर है यही एक कोर इशू है। हाँ। इसके अलावा अगर ये इशू खत्म होता है, अगर दहशतगर्दी से आप बाहर निकल आते हैं, इंतहा पसंदी की सियासत खत्म कर देते हैं, तो फिर बीजेपी कहाँ रहेगी? ये जो चीज है, बीजेपी को खुद अपनी पॉलिटिक्स को रिविजिट करने की जरूरत है। तो इस सारी एक्सरसाइज जिस मकसद के लिए मोदी ने ये ड्रामा रचाया और जंग की नौबत तक पहुंच गया, जो बिहार में इलेक्शन होने हैं, गुजरात में होने हैं, और इस सारी एक्सरसाइज के बाद मोदी को जो अपने मुल्क के अंदर से डोमेस्टिकली जो इतना क्रिटिसाइज का सामना करना पड़े अपने आवाम की तरफ से, आप समझते हैं इसका नुकसान होगा बीजेपी को, मोदी को? जी, नुकसान तो उनको ऑलरेडी हो गया है। आगे ये उनकी खुशकिस्मती है कि कोई फौरी तौर पे भारत में इस वक्त इलेक्शन नहीं होने जा रहे, तो इसलिए इसमें उनके लिए एक रास्ता है। अब बदकिस्मती ये है जो बीजेपी और ख़ास तौर पे मोदी की सियासत की, वो ये कि कोई भी वो मिस एडवेंचर कर सकते हैं किसी भी तरीके का, क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स में कम बैक करना है। उनको जो पिछले 4 दिनों में सियासी नुकसान हुआ, उससे वो वापस कैसे निकले, और इसके लिए वो एक मर्तबा फिर भारतीय मीडिया का सहारा लेंगे। That's why वो बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जेस्चर नहीं है। आप समझते हैं कि दोबारा कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं जो बात आप कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि हमें इसके लिए हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। हाँ। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा मिस एडवेंचर ना हो किसी तरीके का। तो इसके लिए आपको, और जितनी जल्दी दुनिया को हम इंगेज करें उतना ही बेहतर है, चाहे वो अमेरिका की शक्ल में हो, बरतानिया की शक्ल में हो, टर्की की शक्ल में हो, ईरान की शक्ल में हो, सऊदीज की शक्ल में हो। पाकिस्तान को चाहिए कि कोई इस तरह की मल्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए, चाहे वो उसका प्लेटफॉर्म कोई भी हो। OIC वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन कोई आउट ऑफ बॉक्स इस तरह का। तो पाकिस्तान भेज रहा है ना सफारती अपना डेलीगेशन? नहीं, पाकिस्तान को भेजने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को बुलाने की जरूरत है। अच्छा। ये हमारे यहाँ जो इससे पहले जो हमारे टूर्स रहे हैं वो कोई बहुत कामयाब नहीं रहे। अच्छी बात है कि आप भेज रहे हैं। बिलावल भुट्टो को पिछली मरतबा वो वज़ीर ख़ारजा थे, उनका एक अच्छा रोल है, उनका एक अच्छा फेस है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो तमाम अगर पॉसिबल हो तो दुनिया भर के जो चीदा ममालिक हैं उनके वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई जाए। इसलिए कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान को पीस की कोशिश करनी चाहिए। तो ज़रूर हम अपने वफूद जो है वो दूसरे मुल्कों को भेजें, लेकिन हमें फोकस इस्लामाबाद को रखना चाहिए। सही। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर यहाँ इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस हो जिसमें और कुछ नहीं 8-10 बड़े ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत कर सकें, तो मेरा ख्याल है एक अच्छा स्टेप होगा ये। इसकी चाइना हो, टर्की हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, सब लोग शामिल हो, जो भी मैं तो एक वैसी बात कर रहा हूँ। कोई भी बाज़ ममालिक के अपने आपस के भी मामलात होते हैं, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटीज हो सके तो बहुत। फिर ये कि जितने ममालिक को आप वफूद भेज रहे हैं उनके ममालिक का रिस्पांस क्या होता है, ये आके पार्लियामेंट को जरूर बताया जाए कि आपको, क्योंकि हमारी जो इस क्राइसिस से पहले जो सूरत हाल रही है हमारी, वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं रही है। हमारी जो कश्मीर कमेटी, आप बताएं कि कश्मीर कमेटी क्या काम कर रही है और माजी में कश्मीर कमेटी ने क्या काम किया है, उसकी परफॉर्मेंस कभी पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस आई कश्मीर कमेटी की आपकी? सही। तो हमारी जो सूरत हाल है, हमें बहुत से फ्रंट्स पे काम करने की जरूरत है। एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको कि एक आपका एज हासिल हुआ है, तो किसी अपने राइवल को एम्बैरेस करने के बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो मौक़िफ़ है उस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिमायत हासिल हो और अमली हिमायत हासिल हो। यानी हम दुनिया में जाके ये दुनिया के ममालिक को ये कहें, ये उन पे दबाव डालें कि आप अगर कश्मीर का मसला हल करवा सकते हैं तो ये एक फ्लैश पॉइंट है। अगर ये मसला हल हो गया तो पाकिस्तान और भारत में तिजारत भी हो सकती है, पाकिस्तान और भारत के तमाम मसाइल का हल इससे निकल सकता है। इसमें टेररिज्म भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है,
हमारी सरजमीन माजी में टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होती रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये वो तारीखी हकीकतें हैं जिससे हमें निकलने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त ये मौका है दुनिया को इन्वॉल्व करने का। हम किस हद तक कामयाब होते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। क्या तहरीके इंसाफ की तरह आप भी ये समझते हैं, जो उनका मुतालबा है कि अब बड़ी हो गई, अब उनके साथ भी एक सीज़ फायर की ज़रूरत है? अब पीटीआई समझती है कि अब वो वक्त है कि अब नागुज़ीर हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल एक स्पेस मिले। जाहिर है उनका भी एक रोल रहा है, पूरी तरह मुत्तहद रहे हैं, जितनी सारे टेन्योर में पिछले एक हफ्ते में करारदादें पास हुई, बड़ा साथ दिया, सब लोग साथ रहे, मुत्तहद रहे, विच इज़ अ गुड जेस्चर। आपको लगता है कि अब पीटीआई को मिलनी चाहिए पॉलिटिकल स्पेस? क्यों नहीं दिया जाए? सवाल ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त वो सबसे बड़ी सियासी जमात है। छोड़ दें 8 फरवरी की कंट्रोवर्सी को भी छोड़ दें। इसमें कोई दो राय हैं कि इस वक्त भी इमरान खान पाकिस्तान के, अगर और कुछ नहीं तो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमाओं में से एक हैं। इसमें कोई दो राय है। अब ये जो सूरत हाल है, आप इमरान खान के हवाले से कोई फैसला ना करें। क्या शाह महमूद कुरैशी जो अभी बीमार हुए, उनके हार्ट प्रॉब्लम हुई, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते? बड़े फैसले से मुराद अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मेडिकल ग्राउंड पे भी इन दोनों की रिहाई का फैसला एग्जीक्यूटिव उससे नहीं कर सकते। कोई तो आप रिलीफ दें ताकि सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट आए। वो मुझे अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आता। पीएमएलएन की पॉलिटिक्स का महवर इस वक्त तहरीक इंसाफ का टारगेट है। आप देखें ना, 2 दिन पहले अगर आपने फैसलाबाद में मरियम नवाज की तकरीर सुनी हो, कैटेगोरिकली बार बार 9 मई का उन्होंने जिक्र किया। हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 10 मई वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। मतलब कि बार बार तहरीके इंसाफ, इस मौके पर आपको लगता है ऐसी बातें छेड़ने की ज़रूरत है? हम 9 मई वाले नहीं, 10 वाले हैं, 28 वाले हैं। यही तो इसलिए कि वो मुझे लगता ये है कि उनकी वो समझते हैं, हालांकि मेरा ख्याल है उन्हें यानी वो समझते हैं कि जब तक आप तहरीक इंसाफ को टारगेट नहीं करेंगे तो मुस्लिम लीग नून आगे नहीं बढ़ेगी। ये वो सोच है जो एक जमाने में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुआ करती है। आज वो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। तो शायद मरियम नवाज ये समझती हैं कि जब तक उनकी किसी तकरीर में जो है वो तहरीक इंसाफ पे तनकीद नहीं होगी, तंज नहीं होगा, उनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होगी। यही उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। वो काम कर रही हैं, वो काम करती रहें। मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत को पंजाब में जाके बेहतर बनाए, वो डेवलपमेंट करेंगी, काम करेंगी, लोगों को मसाइल हल करेंगी। तो लोग कोई किसी तहरीक इंसाफ के साथ सारी जिंदगी जुड़े रहने वाले तो नहीं है। लेकिन अगर आप काम भी ना करें और अपोजिशन को सिर्फ तनकीद और तंज का जो है वो मुजाहरा करते रहें, इससे ना आपको कुछ हासिल होगा ना आपकी जमात को कुछ हासिल होगा। बेहतर जितना आप इन चीज़ों को अवॉइड करें उतना ही बेहतर है उनके लिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तंजीम अज़हर अब्बास सब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान से मार पड़ने के बावजूद मोदी सरकार का जो जंगी जुनून है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज़ फायर करवाया वो मुस्तकिल अमन की ज़मानत या फिर जंगी तैयारी के लिए वक्त मिला है भारत को। 10 मई को जंगबंदी होने के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्तों के कई राउंड हो चुके हैं, जिसमें हर बार सीज़ फायर को चंद दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो सवाल उठ रहा है कि भारत मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ क्यों नहीं आ रहा है, या फिर इस मुद्दत में इंडिया की कोई स्ट्रैटेजिक मजबूरी छुपी हुई है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करके मोदी सरकार का जो एक टारगेट था वो हासिल नहीं हो सका है। सिर्फ यही नहीं, मोदी सरकार जहां दुनिया के सामने एक्सपोज हुई, वहीं उसे अपने मुल्क में अपोजिशन और आवाम के सवालों का भी सख्त सवालों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ना सिफारती महाज पर इंडिया का कोई झूठा अपने मुल्क का कोई प्रोपेगेंडा बेच पाई है, ना ही राफाल पाकिस्तान के मुकाबले में अपनी फ़ज़ाई बर्तरी साबित कर पाया है। जाहिर ये है कि सब मोदी की सियासी मौत जैसा है। ऐसे में
भारतीय मीडिया का लहजा हो, इंडिया की सियासी क़यादत की ज़बान, सब एक बार फिर किसी बड़ी जारहियत की तैयारी का इंदिया दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडिया पाकिस्तान से शिकस्त का दाग लिए आंखों में इंतकाम का ख्वाब सजाए कब तक खामोश रहेगा? बार बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके पाकिस्तान को विलन बनाकर मोदी का जो वोट लेने का मिशन है, ऐसे में ये खदशात क्या ठीक नहीं है कि मोदी सरकार दोबारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एडवेंचर कर सकती है? अगर ऐसा नहीं तो भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सफ़ बंदियाँ क्यों करता हुआ नज़र आ रहा है? अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क जिसकी हमेशा पाकिस्तान से क़ुर्बत रही है, वहाँ इंडिया के खुफिया कदमों की चाप सुनाई देती है। पाक भारत कशीदगी के दौरान अफ़गान तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर का वो भारत का खुफिया उन्होंने दौरा किया, मगर पाकिस्तान के हक़ में कोई बयान सामने नहीं आता उनकी तरफ से। ये पाकिस्तान के लिए कितना अलार्मिंग है? ये इंडिया की एक सिफारती चाल है या पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश है? अफ़गान वज़ीर का खामोश विज़िट क्या हमें एक नए महाज पर जो है वो ये हमारे ख़िलाफ़ कुछ साजिश है? जैसे इससे पहले इंडिया कलदम तंजीम TTP और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ज़रिए BLA के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, जिसकी तरफ तर्जुमान पाक फ़ौज इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने आज इशारा भी दिया कि इंडिया पूरे ख़ित्ते समेत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की सरपरस्ती कर रहा है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का फ्यूचर क्या है? क्या हम एक बार फिर दुश्मन के दिखावे पर यकीन कर लेंगे? हमें तारीख से सबक सीखते हुए हर नरमी को चुकन्ना आंख से देखना होगा। मैं बात करूँगी ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, अब वहाँ के वज़रा तो BJP के वज़रा तो अभी तक ये आवाज़ लगा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये भी राजनाथ ने ये कहा कि ये तो अभी एक ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म तो दुनिया को दिखानी है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? ये सीज़ फायर जो है वो आर्जी है? देखें, दो पेशादी बातें। नंबर एक बात है कि इनको जितनी बुरी तरह इनको मार पड़ी है, ये उनको ट्रेलर नहीं, ये पाकिस्तान ने ट्रेलर दिखाया। और लेट मी टेल यू, आई एम टेलिंग यू थ्रू योर प्लेटफॉर्म, ये 10% भी पाकिस्तान ने अपनी और चीज़ें नहीं बताई जो हम इनके कर सकते हैं। नंबर 2, इनके पास जब इनका मुंह काला हो गया है, इनकी पब्लिक को पता चल गया, मीडिया को पता चल गया, ऑपोजिशन को पता चल गया, इनके ट्रुप्स को पता चल गया और पूरी दुनिया को पता चल गया कि इंडिया इज वेरी वीक, इनकी फाइटिंग आर्मी नहीं है, ये अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल आर्मी है, ये सिर्फ नहाते औरतों बच्चों बूढ़ों कश्मीरियों को शहीद कर सकती है। इनके पास ये बताएं कि इस मार खाने के बाद अवाम को मंजन बेचने के लिए क्या चीज़ है? यही कहेंगे ना कि जी संदूर अभी हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, अभी हमने ख़त्म नहीं किया, उनको आस पे रखा हुआ है। बट लेट मी टेल यू, वी आर 100% all the time, we are totally on red alert. Navy, Air Force and ground forces. We know they are enemy very cunning. ये बड़ा मकार दुश्मन है, हम इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर इन्होंने इसमें इनकी चाल भी है तो वो चाल जब सेकंड फेज हमारा होगा, अगर ये कोई भी मिसमैनेजर दोबारा करेंगे तो इनको पता चल मतलब कि आप समझते हैं कि अमेरिका को भी पता चल गया है कि जनूबी एशिया में चुदराहट का जो एक सिस्टम था वो बदल गया है, जो वो देखना चाह रहा था। बिल्कुल बदल भी गया है और उनको सरप्राइज भी मिली है। और वो दे माइट बी थिंकिंग कि हमने क्यों इनसे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रखे हुए हैं, कि दे वांटेड टू यूज इंडिया एज अ प्रॉक्सी फॉर चाइना इन लद्दाख एरिया के लिए और साउथ चाइना सी में जो इनके समुद्र की प्रॉब्लम्स हैं, और फिर पाकिस्तान के लिए भी, सी पैक के लिए भी। एवरीवेयर दे वांटेड टू यूज इंडिया एज अ पुलिसमैन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। बट दे आई थिंक दे शुड हैव अंडरस्टूड कि इनकी कैपेबिलिटी नहीं है। इससे बेहतर पाकिस्तान को यूज़ कर लेते तो मच बेटर। और साथ ही साथ दे डोंट नो कि हमारे पास और हमें चाइना ने क्या कौन से जहाज दिए हमें, कौन सी जनरेशन्स के हैं, एंड दे मैच इंडियन जो है इनके F-35 जो हैं अमेरिकन स्टेल्थ ठीक है। तो इसलिए ये किसी गलत फहमी में ना रहे, करेंगे तो। और फिर उसके बाद हमने अभी फतेह 1 सिर्फ और 2 जिनकी रेंज 140 तक है वो मारे हैं हमारे पास। कि हमारे भारत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अमेरिका का ये रवैया होगा या दुनिया का ये रवैया होगा। अब अमेरिका बड़ा खुलकर सामने आ रहा है। आप देखें, अमेरिका दुनिया को कह रहा है, एप्पल जो IT फ़ोन की एक बड़ी कंपनी है, उसको कह रहा है कि आप अपने प्लांट वहाँ ना लगाएं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अमेरिका में करें, इंडिया को अपना ख्याल रखना आता है वो रख लेगा। मतलब कि इतना बदलता रवैया अमेरिका का
ये कितना बड़ा धचका है इंडिया के लिए। देखिए, इंडिया के लिए मौत हुई है। यकीन करें, ये जो अखंड भारत का जो एक इनका था ना टैबू, वो भी खत्म हो गया। हाँ। ये चाहते थे कि यहाँ पे सिर्फ अपर क्लास हिंदू रह जाए, बाकी सब खत्म हो जाए। चार का टोला जो है हाँ। वो भी खत्म हो गया। 6 महीने में मैं आई कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल कि यही नरेंद्र मोदी को लोग यहाँ के उसको प्राइम मिनिस्टर से उतार के गुजरात के रेलवे स्टेशन में लेके जाएंगे, वहाँ उसी खोखे पे बिठाएंगे जहाँ चाय बेचा करता है कि तुम अपना काम करो। तो आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात के लिए, जिसके लिए सारा इसने एक्सरसाइज की, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल फायदा नहीं, नुकसान हो गया। अब मुझे बताएं, पूरे आप अवाम कर वहाँ के इंडियन बड़े मॉडरेट पढ़े लिखे लोग हैं, ये डर था वो खत्म हो गया। ये जो इंडिया की पॉलिसी वो भी खत्म हो गई। आपने कहते थे आपकी बात 400 पार, तो अभी तो ये तो मेजॉरिटी सिंपल भी नहीं ले सके, ये तो कोलिशन में गए हैं। और ये कितना बड़ा धचका है जब प्रेसिडेंट ट्रम्प की इलेक्शन कैंपेन में नारे लगाए गए आपकी बार ट्रम्प सरकार, ये भी एक बहुत बड़ा धचका है। आप तो ट्रम्प की इलेक्शन कैंपेन्स करते रहे। ये करते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रम्प ने, और ये खुद रोते हुए पीटते हुए गए कि पाकिस्तान हमारे पर पता नहीं आसमान से कौन सी आफत आ रही है, हमें बचाओ। तो इसलिए ये, लेकिन अवाम को ये क्या कहें मुझे बताइए। ये कह देंगे कि हाँ जी हम हार गए, हम बुरी तरह मार खा गए, हमारी सेना को ऐसी मार पड़ी है कि अब हम नहीं लड़ सकते, क्या करेंगे। तो इसलिए वो कुछ नहीं बताने का भी, इसलिए कह रहे हैं कि ये संदूर, ये भी इनके मांग का सुदूर बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर रोते फिरेंगे ये। इसलिए अब लेकिन वी आर 200% रेडी। पूरी कौम को इन्होंने, हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, पूरी कौम को यकजा कर दिया। कौम वी फॉट एज ए नेशन, बिकॉज यू फॉट फाइट एज ए नेशन। इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं, सब वी आर ऑल टुगेदर एंड वांट टू फेट एनी मिसएडवेंचर। इसलिए इस वक्त हमारा स्टेचर दुनिया में आसमान पे है, इनका की गहराई में है। ये इनकी रांधों की नींदें उड़ी हुई हैं। इसलिए अब आपके सामने प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी अच्छी टीम बनाई जाएगी। हाँ जी, ये कितना अच्छा फैसला है कि आप अपना एक डेलीगेशन बना रहे हैं और दुनिया में भेज रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए और सच बताने के लिए। और वो भी वो लोग जा रहे हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हैं। ये नहीं कुछ समझने जा रहे हैं, लेकिन और कम्युनिकेट विद द अदर डेलीगेशन और वर्ल्ड में जाके, वहाँ जाके उनसे बात करेंगे, बताएंगे कि इंडिया ने क्या किया, क्या कर रहा है पाकिस्तान में टेररिज्म, जाफर एक्सप्रेस की बताएंगे, और उसको ये भी बताएंगे नाउ इंडिया ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब इंडिया ऐसा मिसएडवेंचर पाकिस्तान में करेगा तो प्रूफ भी बताएंगे और उसके बाद रिटेलिएट भी करेंगे, ताकि इनको पता चले एंड दे नो आवर माइट नाउ। इसलिए अब ये सोच समझ के बात करेंगे। इन्होंने जो पंगा लिया वो इनके गले का हाथ बन गया। ब्रिगेडियर साहब, अफगानिस्तान की तरफ से जो रवैया वहाँ के नायब वजीर दाखिला इब्राहिम सदर का इस कशीदगी के दौरान दौरा करना भारत का, ये क्या कोई नया महाज तो पाकिस्तान के लिए खड़ा नहीं होने जा रहा? कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये मिलके? नहीं शादी, दिस इज वेरी सीरियस। यस, इनका फॉरेन मिनिस्टर जो नायब प्रेसिडेंट हैज गॉन टू इंडिया डिस्क्रीटली, और वहाँ जाके उसके मिलके वापस भी आया है। दैट इज सीरियस। और आई थिंक पाकिस्तान को ये चाहिए कि इमीडिएटली वी शुड कॉन्टैक्ट अफगान इंटरिम गवर्नमेंट, उनसे वजाहत लेनी चाहिए कि जी आप गए थे, आप बताइए व्हाट यू वांट। और अभी आपके सामने आपने हालात देख लिए। वी स्टिल फील वी आर ब्रदरली कंट्रीज। हमारे कल्चरल, रिलीजन, उसके बाद हमारे दोनों साइड पश्तून, हम आपके लिए क्या कुछ करते हैं, बट ऑल वी आर डूइंग फॉर यू। ये जो दरार आई हुई है अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात में, ये जब से अफगानियों को वापस भेजने का एक सिलसिला शुरू हुआ, आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं है। कितने 6-7 हज़ार चले गए, 8 हज़ार चले गए, कुछ भी नहीं। वर्सेस 15 लाख, 1.5 मिलियन और 1.4 मिलियन। तो ये यूनाइटेड नेशन अफगान रिफ्यूजीज के जो रजिस्टर्ड है वो तो हमने नहीं उनको छेड़ा, वो तो हमारे मेहमान हैं। इनको भी भेज रहे हैं। लेकिन उनको हमें ये कहना चाहिए कि देखें जी, हमने आपसे हम क्या मांगते हैं? एक ही चीज, सिर्फ अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करने, जो आपने दोहा में एग्रीमेंट में एक्सेप्ट किया, बस दैट्स ऑल। हम तो आपके लिए हाजिर हैं, हमारी जान हाजिर है, लेकिन ये वी शुड अप्रोच देम, आई थिंक इमीडिएटली द टाइम जाके बात करें, ताकि यहाँ पर इंडिया के दोबारा अब जो तक घटिया इनका हुआ है, इनकी बेइज्जती हुई है, ये अब अफगानिस्तान की तरफ मुंह ना करें, बल्कि वहाँ हम अफगानिस्तान में हम अपना असर रसूख बनाएं, और वहाँ टीटीपी और ये अभी जब मुज़ाकरात भी हो, हमें यही बात करनी चाहिए कि इंडिया आइंदा BLF को बलूचिस्तान में सपोर्ट नहीं करेगा, जो ओपनली उनको मिनिस्टर कहते हैं। टीटीपी को और IS खरासान ग्रुप पाकिस्तान को जो वो वहाँ से सपोर्ट करता है,
पाकिस्तान में KPK के लिए वो भी इस्तेमाल नहीं करेगा। इतने मुज़ाकरात के बाद, सीज़ फायर के बाद, अब इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला था उस पर तो भारत को अपना ये फैसला वापस ले लेना चाहिए था, इसमें देर क्यों हो रही है? देखिए, उनके पास इस वक्त वो कोई फेस सेविंग चाह रहे हैं। जब मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान यही पॉइंट होंगे कि इंडस वाटर्स को आइंदा आपने कभी जिंदगी में सस्पेंड नहीं करना। आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर होता है, आप जब तक प्रूफ नहीं करते, इंक्वायरी नहीं करती, इन्वेस्टिगेट इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं, हमें प्रूफ नहीं देते हैं, यू विल नेवर ब्लेम पाकिस्तान। लाइकवाइज हम भी यही करेंगे अब आपके साथ। अगर हमारे पास प्रूफ आता है, वी विल हिट यू इन अफगानिस्तान, इन इंडिया, ताकि इनको भी पता चले कि बहुत पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है। और इनका मुझे बताएं, शर्म नहीं आती फॉरेन मिनिस्टर को कहते हुए कि जी हमने तो पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ इनके टेररिस्ट कैंप पे जाएंगे। क्या ये जो हमारा ये गए शोरकोट पे, या ये गए हैं हमारे एयर नूर बेस पे, क्या ये और जगहों पे जो गए हैं, इन्होंने जो 84 ड्रोन लेकर आए हैं, ये क्या ये सिविलियन, ये वो टेररिस्ट कैंप पे जा रहे थे? ये तो औरतें बच्चे बूढ़े जो मारे हैं, शहीद किए हैं, ये वहां पर गए हैं, मस्जिद शहीद की हैं। हमने कोई एक भी सिविलियन मारा है आपका? बिल्कुल। इसलिए इनका तो इनको शर्म आनी चाहिए। और फिर रात को जो मिसाइल फायर किए हैं, ये आपने क्या किया? कोई ये अपने इंटरनेशनल बॉर्डर हमने कितना रिस्ट्रेंट किया? हमने पूरा इंटरनेशनली नॉर्म्स को फॉलो किया। जब आपने लिमिट क्रॉस कर ली, बिल्कुल, वी फाइट यू फाइट फॉर इफेक्ट। और हमने आपकी, लेकिन आपके रवैये से अब तक जो इनका रवैया फिर हम देख रहे हैं, आपको लगता है ये शरारत एडवेंचर कोई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमने टोटल प्यूनिटिव एक्शन लिया हुआ है, हमने वार्निंग रखी हुई है, हमने कंटीजेंसी 1, 2, 3, 4 अभी एक मिसाइल इस्तेमाल किया। 10-12 वेराइटीज हैं। एक इंडिया का एरिया हमारे में मिसाइल रेंज में कवर्ड है। और अब हमारे पास ऐसे हैं तो और दुनिया पर एक और चीज वाज़ेह होगी, चाइनीज टेक्नोलॉजी हावी हो गई मगरबी टेक्नोलॉजी पर। अभी तो उनको मुसीबत पड़ी हुई इजराइल को, और डायरेक्ट न्यूज देते हैं, तो इसलिए आप उसका काउंटर ढूंढने के लिए उससे आगे चाइना इज मच अहेड, वो एक और नई टेक्नोलॉजी लेंगे। ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। एंड पाकिस्तान, सेकंड बात ये है कि इट इज मैन बिहाइंड द मशीन। आपकी पायलट की ट्रेनिंग, आपकी उसकी प्रोफेशनल एफिशिएंसी, उसकी एक्सरसाइजेज, उसका जज्बा ईमानी एंड रफाल छोड़ के आप F-35 भी ले आएंगे तो यही हाल होगा जब दिमाग ही नहीं होंगे। फोर्स मल्टीप्लायर है सारा। तो ये पर क्या है? कुछ भी नहीं। 2 मिनट में ये ग्राउंड बैठ के छुप के जाके गिदड़ों की तरह बैठ के जाके अपने हैंगर में जहाज ले जाके बैठ के छुप करके बैठ गए। दैट्स व्हाट इट इज। इसलिए पाकिस्तान आई थिंक इन वेरी सेफ हैंड। चीफ आर्मी स्टाफ ने अच्छी तबनी रखी है, इंस्पायरिंग कमांड रखी है, ट्रुप्स का कॉन्फिडेंस अपने कमांडर्स के ऊपर, एंड सी द रिजल्ट एंड नेशन ट्रस्ट हिम। दैट्स वेरी नाइस। सही, बहुत शुक्रिया। दिव्याकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।